तो कहानी की शुरुआत होती है सन 1990 में, जब प्रकृति की गोद हिमाचल प्रदेश शिमला में जन्म होता है एक शायर का। अब शायर का जन्म हुआ है तो कुछ तो स्पेशल होगा ही, कि नहीं होगा? क्या कोई किसी प्रतिभा का धनी बहुत शुरुआत से होता है या वो अपनी जिंदगी में धीरे धीरे उस चीज को सीखता है? यस और नो? यस, शुरुआत से होता है या फिर धीरे धीरे उस चीज को सीखता है? धीरे धीरे उस चीज सीखता है। जैसे कि पहले आता है शहर में या शहर में? शहर में। तो सबसे पहले आता है शहर में शायर, और फिर होती है शायर की शादी, और फिर शहर में शायर की शादी की सालगिरह, और अब शहर में शायर का शाहकार। एनी गेसेस व्हाट इज द मीनिंग ऑफ शाहकार? Piece of work. Piece of work. Masterpiece of work. Yes, exactly. Some masterpiece is called शाहकार। तो कुल मिला के शहर, शादी, सालगिरह, शाहकार, श जो है वो प्रमुख है। इसके साथ फिर शुरुआत होती है शिमला से दिल्ली, दिल्ली से लखनऊ, और ना जाने कितने शहरों में पहुंचता है शायर अपनी शायरी के साथ, और नहीं रुकती है सिर्फ एक चीज, तालियों की बौछार। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, अब बारिशों की दरकार होगी, शहर में शायर आ गया है। अब आंसुओं की बौछार होगी, शहर में शायर आ गया है। लेडीज एंड जेंटलमैन, पुट योर ब्यूटीफुल हैंड्स टुगेदर फॉर वन एंड ओनली अंशुमान कुठियाला। हेलो सर जी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मैगजीन लॉन्च एंड डिस्कशन। तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं इस मैगजीन से जिसका नाम है शहर में शायर का शाहकार। तो सर, ये जो मैगजीन है शहर में शायर का शाहकार, सबसे पहला क्वेश्चन तो मेरा यही रहेगा कि मैगजीन ही आपने क्यों प्रकाशित करने का निर्णय लिया? क्यों नहीं एक किताब, या क्यों नहीं कुछ और, मैगजीन ही क्यों? सभी को मेरा नमस्कार। जैसा आपने पहले बताया कि पहले मेरी 3 पुस्तकें आ चुकी हैं जी। शहर में शायर, शहर में शायर की शादी, और शहर में शायर की शादी की सालगिरह। तो अब क्या है कि पुस्तक के प्रकाशन में और उसको संकलित करने के लिए काफ़ी एक समय लगता है, और पुस्तक की एक मिनिमम करीब 100 पन्नों की एक पुस्तक बनती है, तो उसको तैयार करने में समय लगता है। और पर जो लेखन की प्रक्रिया है वो सदा चलती रहती है, वो समय का इंतजार नहीं करती, ना उसको रोका जा सकता है, ना उसको सीमा में बांधा जा सकता है, समय की सीमा में। तो ऐसे में क्या है कि आप जैसे बहुत सारी मैगजीन है, पत्रिकाएं हैं, और वहां पे आप अपना छपवा सकते हैं वैसे तो, पर जैसे मान लीजिए आपने कहीं पे अपना छपवाने के लिए दिया और उन्होंने कहा कि अभी तो हम जो है सब्जेक्टिविटी है उसमें, पता नहीं वो छापेंगे कि नहीं छापेंगे। आपने दिया, पता नहीं उनको रिसीव हुआ, उन्होंने जो भी उसका रिव्यू किया पता नहीं छापेंगे। फिर चलो मान लो आपसे उनकी बात होती है, फिर कहते हैं कि इस बार हम कहानी पे छाप रहे हैं, मतलब हमारी कहानी प्रतियोगिता चल रही है, हम कहानी छाप रहे हैं। तो फिर एक तो तरीका है कि आप एडजस्ट कर लो, बोलो ठीक है मैं कहानी लिख देता हूँ। फिर मान लो आप कहानी लिख दें, फिर वो कहेंगे इस बार तो हमारा ट्रांसजेंडर विशेषांक है, तो फिर अब आप जेंडर भी चेंज करेंगे क्या? तो इसलिए अच्छा है कि भाई आपने अगर जो लिखा है आप खुद ही अपना प्रकाशित करो। तो एक मैंने एक यॉरकोड जिस ऐप पे मैं लिखता था, तो किताब के लिए बहुत बड़ी संख्या नहीं थी, तो मैंने कहा एक पत्रिका, चाहे पत्रिका वैसे साप्ताहिक पत्रिका होती है या पाक्षिक पत्रिका होती है 15 दिन की, या मासिक पत्रिका होती है, तो मुझे ऐसा लगा कि एक बार मैं क्यों ना एक वार्षिक पत्रिका के रूप में इसको मैंने मुझे अवसर प्रदान किया यॉरकोड से, तो मैंने उसका फायदा उठाया जी। वाह। तो सर मुझे लगता है कि जिनके पास ऐसे ऑप्शंस नहीं मिल पा रहा है उन्हें कोई किताब प्रकाशित करने का, क्योंकि उसमें बहुत सारी बाउंडेशंस होती हैं, या तो आप पूरा नॉवेल लिखिए, या फिर उनके पर्टिकुलर थीम के साथ जाइए, या फिर आप उतना ज्यादा इंतजार करिए कि जितना उनको रिव्यू करने में वो सारी चीजें, बहुत सारी चीजें होती हैं, और फिर एंड ऑफ द डे वो होगा या नहीं होगा ये भी नहीं श्योर होता है। तो सर नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा इसी पर है कि ये जो नाम है शहर में शायर का शाहकार, ये नाम कहाँ से आया, और इसका मतलब अगर आप हमें बताएं तो। जी, नाम तो देखिए स्वतः ही, जैसा आपने कहा कि एक मैं सीरीज जिसको मैं अनुप्रास अलंकार है जो, उसको मैं
आगे चला रहा था तो मैगजीन एक शब्द है, जैसे मैगजीन, तो मैगजीन शब्द से मैंने कहा क्या ऐसा किया जाए, तो एक शाहकार शब्द आया। वैसे इसको अतिशयोक्ति भी कह सकते हैं कि मास्टरपीस है, और अगर आप वाकई में पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि वाकई में मैंने जो आजकल का जो समय जो दौर चल रहा है उसकी काफी मैंने सटीक और सशक्त अभिव्यक्ति करने का प्रयास किया है, तो आप निराश नहीं होंगे आप उसको पढ़ेंगे। और दूसरा इसमें एक और अर्थ है जो सामयिक घटनाओं का शस्त्रागार। सामयिक घटना यानी कंटेम्परेरी इवेंट्स है। शस्त्रागार भी मैगजीन होती है, बस वो मैगजीन होती है जो गन में लगती है। तो एक अर्थ वो भी है इसमें, जो निहित अर्थ है जी। वाह। तो सर अगर मैंने मतलब ये पूरी मैगजीन आपकी मैंने पढ़ी है, तो इसमें मैंने जो बहुत सारे मुझे अलग अलग जो हैं वो टॉपिक्स देखने को मिले। आपने बहुत एक डाइवर्स टॉपिक्स पर आपने बातें की है। जैसे कि पहला जो मुझे ये मैं पढ़ती हूँ कि जैसे कि आप जितना भी मैंने पढ़ा है तो मैंने एक चीज सबसे पहले नोटिस की है कि आप बहुत सोशली अवेयर लिखते हैं। आप ऐसी चीजों पर लिखते हैं, ऐसे टॉपिक्स पर लिखते हैं जो कि सोशली उसको बोलना जरूरी है। और आज के दौर में अगर देखा जाए तो लेखक वैसे विषयों पर लिखना बचते हैं, वो नहीं लिखना चाहते हैं ऐसे विषयों पर, वो ऐसे इजी विषयों पर जिन पर कि बहुत ज्यादा बातचीत ना की जा सके या बहुत ज्यादा उसको समाज पे उसका कोई इफेक्ट ना पड़े, वैसे चीजों पर लिखना वो ज्यादा पसंद करते हैं। बट स्टिल आप बहुत सोशली अवेयर चीजें लिखते हैं। जैसे कि ये वाला अगर मैं आपका एक जो है पढ़ना चाहूँ, मूल जमा किया नहीं और सूद मांगते हैं, जायदाद में हिस्सा तो कपूत मांगते हैं, कुछ लोग करते हैं दुश्मन की पैरवी और अपनी ही सेना से सबूत मांगते हैं। और इसके अलावा एक जो मैं सेकंड या थर्ड पेज पर ये वाला देखती हूँ, द कंट्री इज फॉर SC ST एंड OBCs, तो इसमें आप देखते हैं कि आप बहुत ही कंटेम्प्रेरी और सोशल टॉपिक्स पर लिखते हैं। तो बीइंग अ राइटर, एक लेखक के तौर पे ये कितना जरूरी है कि आप सोशली अवेयर चीजें लिखें? जी, इस सवाल का जवाब देने के लिए मैं ये कहूँगा कि मेरी जो लेखनी की जो प्रथम प्रेरणा रही है वो दुष्यंत कुमार जी से रही है। तो वो भी उन्होंने जब लिखना शुरू किया था तो अपनी पीड़ा को व्यक्तिगत और सामाजिक कहा था। तो उस समय वो गजल को उन्होंने मुहावरा बदल दिया था और उसको जो है महबूबा और रोमांटिसिज्म से लेके वो एक यथार्थ के लेवल पे उसको लेके आए थे। तो उसी को मैंने जारी रखने का प्रयास किया है। और जैसा आपने कहा कि सब लोग इससे बचते हैं लिखने को, तो मेरे लिए यही बचता है जिसपे मैं लिखूं, क्योंकि मेरे लेखन मैं सिलेक्ट नहीं करता हूँ, टॉपिक खुद जो है ऐसा होता है कि खुद मुझे उस पे चिंतन करने से, रोज आप देखते हैं सोचने, खुद ही आपको विचार आने लगते हैं, तो स्वतः ही आप उन पे लिखने लगते हैं। और जैसा हमारे ऑफिस में भी लोग लिखते हैं, जैसे कुछ या अपना पर्सनल लिखें या कुछ नेचर पे लिखें, तो वो लेस कंट्रोवर्शियल है, तो अपनी छपा भी सकते हैं, सुना भी सकते हैं। हम मेरा थोड़ा रिस्ट्रिक्शन होता है कि मैं इसको जो है, पर मैं उस डर से उसको लिखना नहीं छोड़ सकता हूँ। अच्छा, तो सर क्या ये कहा जा सकता है कि जो लेस कंट्रोवर्शियल चीजें होती है, जैसे कि दुख पे लिख देना, प्रेम पर लिख देना, ये इजी है लिखना एज कम्पेयर टू सोशल टॉपिक्स पर लिखना? नहीं, इजी नहीं है ये, इसमें जोखिम कम है। आप नेचर पे लिख दो पेड़ कम हो रहे हैं, हाँ सही बात है, पेड़ कम हो रहे हैं, सब कहेंगे हाँ पेड़ तो कम हो रहे हैं, ये है। तो इस पे कोई मतलब आपको काउंटर तो नहीं करेगा पेड़, हाँ कि मैं तो नहीं कम हो रहा, तो आप किसी को पॉइंट करोगे तो वो पॉइंट आउट कर सकता, तो वो बहुत मुझे लगता है कि निरापद एक तरीका। हाँ, वैसे नेचर पोएट बहुत अच्छे होते हैं, वर्ड्सवर्थ हैं जैसे, डैफोडिल्स, तो ऐसा आपका होना चाहिए। मतलब डाइवर्स लिखना बहुत जरूरी है। नहीं, जरूरी नहीं है, सबका अपना अपना एक जॉनर होता है लिखने का, और एक वैसे उनको थॉट्स आते हैं नेचर में जाके, सबका अपना। मैं इस पे कमेंट नहीं करूँगा, वो सही नहीं है, जैसा सब लेखक का अपना एक उनका इंटरेस्ट होता है अंदर से। जी जी जी, वो है बिल्कुल। और सर इसमें आपकी एक कविता है, क्योंकि मैंने पूरी मैगजीन पढ़ी है तो मैंने इसमें बहुत सारे पेजेस फोल्ड कर रखे हैं। इसमें जो आपकी एक कविता है, किताबें संवाद हैं, किताबें संवाद हैं जो चले गए हैं उनके बाद हैं, जिन्हें पढ़कर दिल शाद है, जो ना पढ़े वो बर्बाद है। कोई किसी की याद है तो कोई अपवाद है, जैसे कोई मुराद है नए पौधों के लिए खाद है, जैसे ब्रह्म का नाद है उस्तादों की उस्ताद है, ये जितने भी वाद हैं सबकी इजाद है, ना कोई मियाद है नींद में निनाद है। ये आपकी एक कविता है, किताबें संवाद हैं। तो सर किताबें संवाद हैं, इसका मतलब इस कविता से आपने ये कविता लिखी है, तो आपकी जिंदगी में कौन सी किताबें ऐसी आपको लगती हैं जिनका कि बहुत ज्यादा असर रहा आपकी लाइफ पे, आपके लेखन पर? देखिए, इस पे एक जॉन एलिया का शेर भी है कि
मेरे कमरे को सजाने की तमन्ना है तुम्हें, मेरे कमरे में किताबों के सिवा कुछ भी नहीं। उनका एक और शेर है कि इन किताबों ने बड़ा जुल्म किया है मुझ पर, इनमें एक रम्ज है जिसका मारा हुआ ये जहन मुझजताए अंजाम पा नहीं सकता, जिंदगी में कभी आराम पा नहीं सकता। तो ये दोनों है, एक फ्रेंड भी है आपका और ये कि हमेशा आपको चिंतन, आपका एक दिमाग में हमेशा चलता रहता है चिंतन, ये है आप कभी बोर नहीं हो सकते, कुछ ना कुछ आपके दिमाग में चलता रहता है। तो ये किताबें तो बहुत सारी हैं ऐसे, शुरू में जैसे मैंने दुष्यंत कुमार जी का नाम लिया, उसके बाद मनोहर श्याम जोशी और निश्चित रूप से डॉक्टर राहत इंदौरी और अभी जॉन एलिया, बहुत सारे हैं, किस किस का नाम लिया जाए। तो किताबों की एक हमारे घर में एक छोटी सी एक अलमीरा थी और वहीं से शुरू किया मैंने पढ़ना, और अब मेरी भी एक वैसी अलमीरा है और उसमें कुछ मेरी लिखी हुई किताबें भी हैं। वाह वाह वाह। तो सर हमारे अभी जो ऑडियंस है उनमें कुछ ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने आपकी इस मैगजीन को पढ़ा है, हाँ, तो उनकी भी हम एक बार प्रतिक्रिया लेते हैं या उनसे पूछते हैं कि उन्हें ये किताबें और जो इन्होंने मतलब ये मैगजीन पढ़ी तो उन्हें कैसा लगा और स्पेशली उन्हें सबसे अच्छा क्या लगा उसमें। तो हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले आशुतोष जी, आप बताइए, आपने किताब पढ़ी है तो आपको ये मैगजीन कैसी लगी? जैसा कि आपने पहले भी मेंशन किया कि इसमें मुख्तलिफ किस्म के शेर और कविताएं हैं जो अलग अलग टॉपिक्स पे हैं, तो ये तो उसकी अच्छी बात है। दूसरी बात है, जैसे कि एक कविता थी कि अब विसाल की दूं क्या मिसाल, ये बिछड़ने का मोड़ है, तो मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगी क्योंकि जो कई ऐसे मुद्दे होते हैं जिन पर इंसान नहीं बोलता है, सब जानते हुए भी करंट सिनेरियो यही है कि हम नहीं बोल सकते, तो उस पे भी सर ने ऐसे चीज़ लिखी है। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि अगेंस्ट कैपिटलिज्म है, अगेंस्ट लाइक ब्लाइंडली चीज़ें फॉलो करने के ऊपर है, और ये मतलब एक ऐसा लगता है कि एक आम आदमी खड़ा होकर के ये चीज़ बोल रहा है सिस्टम से, तो ये बहुत अच्छा है, मुझे बहुत पसंद आया। एक बार क्लैप हो जाए, तालियां हो जाए एक बार। और जो दूसरी ऑडियंस जिन्होंने इस किताब को और इस मैगजीन को पढ़ा है, तो वो लवी जी। तो सबसे पहले इस मैगजीन में मुझे बहुत सारी चीज़ें अच्छी लगी क्योंकि इसमें जो भी लिखा है मुझे बहुत अच्छा लगा। बट अगर स्पेसिफिक किसी बात को बोले तो मुझे इसमें एक ये लिखा हुआ जो मुझे बहुत पसंद है, मैं पढ़ना चाहूँगी इसको। किताबें संवाद हैं जो चले गए उनके बाद हैं, जिन्हें पढ़कर दिल शाद है, जो ना पढ़े वो बर्बाद है। कोई किसी की याद है तो कोई अपवाद है, जैसे कोई मुराद है। नए पौधों के लिए खाद है, जैसे ब्रह्मनाद है। उस्तादों की उस्ताद है ये जितने भी वाद हैं, सबकी इजाद है ना कोई मियाद है, नींद में निनाद है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा ये कि इसमें बुक्स की इतनी अच्छी इंपॉर्टेंस बताई गई है कि जब लोग पढ़ेंगे तो उन्हें भी लगेगा कि हमें बुक्स पढ़नी चाहिए, तो मुझे ये बहुत अच्छा लगा। बाकी जैसे सब पहले ही बोला कि इसमें बहुत सारी डाइवर्सिटी है, तो पूरी मैगजीन मुझे बहुत अच्छी लगी और पढ़ने के लिए बहुत अच्छी है, बाकी सबके लिए भी। तो जैसे इन्होंने किताबों की ही बात की और हम भी किताबों की ही बात कर रहे थे, तो सर अगर किताबों की बात करें तो किताबों से रिलेटेड अगर आपके पास कोई किस्सा हो, और अगर नहीं तो कुछ अगर आप अपने पसंदीदा लेखक और उनकी किताब बताना चाहें जो आप लोगों को रिकमेंड करना चाहते हैं वो पढ़ें। जी, निश्चित रूप से अगर गज़ल में जो मेरी शुरुआत हुई, आप दुष्यंत कुमार की जी साए में धूप, और डॉक्टर राहत इंदौरी की तो पुस्तक आप पढ़ेंगे तो आपको पसंद नहीं आएगी। आप उनको अब तो वीडियो है, आप सुन सकते हैं। दुष्यंत कुमार की इतनी वीडियो नहीं होंगी तो उनकी आप किताब पढ़ सकते हैं। बाकी जॉन एलिया की तो किताब भी है, वीडियो भी है बहुत, डॉक्टर कुमार विश्वास हैं, बहुत सारे हैं। अब तो ये टाइम आ गया जब हमारे पास इतना यूट्यूब है और बहुत सारे साधन हैं और ई बुक्स भी हैं, किंडल है, बहुत सारी चीज़ें हैं, फिर भी किताबों की पढ़ने वालों की संख्या भी बढ़ रही है। तो बहुत अच्छा हमारे लिए है कि हमारे को एक्सेसिबिलिटी है, हमारे एक क्लिक पे होम डिलीवरी हो सकती है किताबों की। तो किताबें पढ़नी चाहिए और तो आपका जहन खुलता है और बोलते और लिखते रहने की आपकी एक आदत बनती है। बिल्कुल। सर अगर मैं इसमें से कुछ पढ़ना चाहूँ, क्योंकि मैंने आपको बोला है कि मैं ऑलरेडी इसको पढ़ चुकी हूँ, तो मैंने कुछ पेजेस भी इसमें मोड़ रखे हैं जो कि मुझे लगता है बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छी कविताएं हैं। तो अगर एक ये वाला है कि बेटी को ऐसा पढ़ा दिया कि बेटे को बचा नहीं पा रहे, बेटी को ऐसा पढ़ा दिया कि बेटे को बचा नहीं पा रहे, इन केसों की रेसों में फंस कर वो बाहर आ नहीं पा रहे, इतना ऊंचा है अदल का मेयार, बोझ उसका उठा नहीं पा रहे,
ऑस्कर वाइल्ड है माइल्ड, झूठे केस शर्मा नहीं पा रहे, अभियोजन का है ये प्रयोजन कि भोजन खा नहीं पा रहे, कि इस शादी बर्बादी की मुनादी ढोल ताशे बजा नहीं पा रहे। तो सर आपकी एक किताब भी है शहर में शायर की शादी, और इसमें भी शादी का एक जिक्र आता है। तो सर इस कविता के पीछे क्या था और आपको क्या इसके लगा? पीछे देखिए समसामयिक घटनाएं हैं, आप सब लोग जानते हैं। अभी सुप्रीम कोर्ट में PIL फाइल हुई है कि झूठा मुकदमा करने पे भी जेल का प्रावधान किया जा रहा है, अभी किया जा रहा है वो। और जब इतने झूठे ऐसे केस, फर्जी केस आने लगे, तब ये एक मांग उठी। और दूसरा इसमें जो ये था कि सुप्रीम कोर्ट एक जो है फैमिली कोर्ट बन गया है, और बहुत सारे केस उसमें डाइवोर्स के केस आने लगे हैं, जो पहले पंचायत लेवल पे या फैमिली कोर्ट लेवल पे सॉल्व हो जाने चाहिए थे, वो सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं। जबकि सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं वो कोई मैरिज काउंसलर नहीं है, ना उनका एक ना सामाजिक अध्ययन है, ना उनकी वो उनका एरिया है जिसपे उनको जजमेंट देना चाहिए। पर क्या करें, तो उससे इसीलिए ये बहुत एक ज्वलंत मुद्दा है और इस पे कोई ज्यादा चर्चा नहीं होती है, तो मैंने इस पे लिखने का प्रयास किया। और अब तो चर्चा होने लगी, अब तो बल्कि कानून में PIL फाइल हो रही है, और कुछ ना कुछ अब आपके सामने आएगा कुछ दिनों में। बिल्कुल। सर इसी मतलब अगर इसी टॉपिक पर हम रहें, सामाजिक टॉपिक पर अगर हम रहें, तो आजकल हमारे आसपास आज़ादी की बहुत बात होती है। वो किसी भी तरीके की आज़ादी हो, चाहे वो हम बात कर लें लड़कियों की आज़ादी की बात कर लें, या फिर अगर हम नॉर्मल सतही तौर पर अभिव्यक्ति की आज़ादी जैसी चीज़ों की बात कर लें, इसकी बात बहुत होती है हमारे आसपास। तो इसी पे आपका एक ये शेर, क्या मैं कहूँ, एक कविता है पूरी ये। तो क्या बिना खड़ग और बिना ढाल के आजादी को रख पाओगे संभाल के, रक्त से सिंचित किया सब समर्पित, क्या बुझा दोगे अब वो दिया बाल के, क्या सशस्त्र क्रांति जो लाए चिर शांति, बंदे थे वो भी क्या ही कमाल के, 1857 1946 17 स्वतंत्रता संग्राम थे 100 साल के। तो सर स्वतंत्रता की बात पहली, और दूसरी आजादी की बात। एक गीत आपने सुना होगा कि दे दी हमें आजादी बिना खड़ग बिना ढाल। तो जबकि तो एक हमारा पूरा 100 साल का तो बिल्कुल दर्ज इतिहास है। 1857 से लेकर जब यहीं से लखनऊ में उसका एक लखनऊ हो गया, मेरठ हो गया, यहाँ पे एक केंद्र था जिसको म्यूटनी कहा गया। फिर वीर सावरकर ने उसको उस पे किताब लिखी जिसको फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कहते हैं। और लास्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी 1946 में रॉयल इंडियन नेवी में म्यूटनी हुई, वो लास्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है। और इसके बीच करीब 100 सालों में बिल्कुल सशस्त्र क्रांति से लेकर ट्रेन कॉकोरी में ट्रेन लूटने से लेकर बम हमलों से लेकर कितने ही असैसिनेशन से लेकर, तो ये हमारा पूरा जो इतिहास है स्वतंत्रता का, ये बिल्कुल बलपूर्वक इसको सशस्त्र क्रांति से ही जो है ये इसकी। और लास्ट में जब तक पहुंचे तो सुभाष चंद्र बोस जी ने अपनी आजाद हिंद फौज बनाई थी, तो उसकी जो परिणति में हमको आजादी मिली है, ये उस परिप्रेक्ष्य में मैंने लिखा है। सर अगर हम बात करें आजादी की या स्वतंत्रता की, तो बहुत बार अहिंसा और अहिंसा के बीच में लोग बात करते हैं कि क्या आजादी जो मिली है वो अहिंसा से मिली है या हिंसा से मिली है। उसी बीच हमें ये सब काकोरी जैसे और भी बहुत सारे ऐसे केसेस मिलते हैं जिसमें कि हम साफ साफ हिंसा का एक तरीके से एक हिंसा का रूप हम देखते हैं। तो इस पर आपके क्या व्यूज हैं? देखिए, एक जो है हमारा एक पॉलिसी होती है और एक हमारा एक्शन होता है। और हम ऐसा कहते हैं कि जैसे ये युद्ध का देश नहीं है, ये बुद्ध का देश है। ये हम तब कहते हैं जब पड़ोसी मुल्क की न्यूक्लियर फैसिलिटी पे हम बस उसको उड़ाने से जस्ट पहले रुक जाते हैं, और फिर ये उसको कहते हैं कि हाँ हम इसलिए रुक गए क्योंकि बुद्ध का देश है, पर हम उड़ा सकते हैं। तो ये एक उस पे डिफरेंशिएट करना बहुत जरूरी है। हाँ, ये मतलब जानना बहुत जरूरी है कि कहाँ पर आपको रुकना है और कहाँ पर चलना है। जी। तो सर इसके अलावा अगर इस मैगजीन में ही मैंने एक पेज पर एक उसमें देखा कि 2021 का जो साहित्य एकेडमी युवा पुरस्कार का जो फाइनल रिकमेंडेशन की लिस्ट थी, उसमें शहर में शायर आपकी किताब का नाम था। आपकी मैगजीन, ये जो इससे पहले वाली मैगजीन थी, उसका नाम था। तो सर उसके बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है और आप क्या कहना चाहेंगे? जी, मेरी पहली पुस्तक ही थी शहर में शायर, और उसको मैंने
साहित्य अकादमी में युवा पुरस्कार के लिए भेजा था और उसका रिकमेंडेशन भी हुआ था, 10 लोगों का रिकमेंडेशन हुआ था। अंततः वो जो पुरस्कार है वो लखनऊ के ही हैं, हिमांशु वाजपेयी, उनकी पुस्तक को मिला था, किस्सा लखनऊ हुआ। हालांकि मेरी जो कृति है शहर में शायर, वो मौलिक कृति है और पुरस्कार तो देखिए प्रोत्साहन के लिए होता है और ना मिलने से मैं ज़्यादा प्रोत्साहित हुआ और मेरी आगे 2 किताबें और आ गई हैं और एक मैगजीन भी आ गई है, तो लेखन का सिलसिला चलता रहता है। शुरू में मेरे को था पुरस्कार का वो 35 साल तक मतलब युवा पुरस्कार दिया जाता है, तो मैंने प्रयास किया, अब तो 35 का हो गया हूँ और फिर मुझे ऐसा लगा कि पुरस्कार के लिए अगर वहां तक सीमित रहोगे या पुरस्कार हो गया या कोई मंच हो गया या कुछ भी ऐसा हो गया तो आपका एक या कोई संगठन हो गया तो आपके जो लेखन है और आपका जो व्यक्तित्व है वो सीमित हो जाएगा, बाधित हो सकता है। पर अगर आप स्वतंत्र रहे तो आप लेखन भी कर सकेंगे और अपनी बात को आप स्पष्ट रूप से रख सकते हैं। इसलिए मैंने ये और इसके चलते कि जो मेरी जो लेखनी है वो निरंतर जारी रही और मैं निरंतर लिख रहा हूँ और आगे भी मैं इसको जारी रखने का प्रयास करूंगा। तो सर लेखन में स्वतंत्रता का कितना हिस्सा आप देखते हैं कि स्वतंत्र होकर के लिखना कितना जरूरी है? लेखन में स्वतंत्रता के अलावा कुछ है ही नहीं, क्योंकि आपके विचार हैं। अगर आप किसी समूह से जुड़े हैं तो आप उस समूह के एक स्पोक्स पर्सन हो सकते हैं, फिर आपको बहुत सारी चीजें जो आप कह सकते हैं वो आप नहीं कह पाएंगे। तो वैसे तो समूह से वैसे तो मैं व्यक्तिवाद में विश्वास रखता हूं, पर कई बार समूह आपको एक समूह का पार्ट मान लिया जाता है और आप किसी के दुश्मन हो जाते हैं उस समूह के पार्ट होने से, तो आपको पूरे समूह को डिफेंड करना पड़ता है अपने आप को डिफेंड करने के लिए। ये जी। तो आपके हिसाब से व्यक्तिवाद ज्यादा मतलब एक कारगर साबित होता है या फिर एक समाजवाद में ज्यादा आप विश्वास करते हैं? क्योंकि इसमें भी मैंने अगर देखूं तो कुछ तो समाजवाद पर मैंने पढ़ा था, इसमें कुछ है ये है। समाजवाद क्या है भैया आपके विचार में? सभी सांसद हो जहां हमारे परिवार में। तो समाजवाद में आप विश्वास करते हैं, परिवारवाद में विश्वास करते हैं या व्यक्तिवाद में? इस शेर का उत्तर प्रदेश से कोई लिंक नहीं है, ये मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ। ओके जी। तो हाँ बताइए आप किस? ये मैंने स्पष्ट कर दिया और मैं लिख भी दिया, अब मैं इसमें क्या कहूँ। अच्छा ठीक है, ओके समझ गए हम जी। जो समझना था, जिस अभी जैसे एक किताब आई थी जी उस पर कुछ लिखा था जिसको नहीं पढ़ना था, फिर सुप्रीम कोर्ट ने उस पर बैन लगा दिया, सबने पढ़ लिया। जो नहीं पढ़ना था वो सबने पढ़ लिया, पर आप उसको आगे नहीं किसी को पढ़ा सकते। हाँ ये है, पर सबने पढ़ लिया। हाँ। सर जैसे भी ये सलमान रुश्दी के ऊपर बीच में अभी एक अटैक हुआ था, किसी ने तो किया था क्योंकि उनकी कोई 20 साल पहले उन्होंने कुछ किताब लिखी थी। हाँ कई साल। उस अटैक की वजह से वो और प्रचलन में आ गई और लोगों ने उसको फिर से पढ़ना शुरू कर दिया। इवन जो नई जनरेशन थी उसने भी उसे पढ़ लिया। हाँ अभी इस क्रम में मुझे लगता है कि मनुस्मृति को भी लोग पढ़ने जा रहे हैं अभी। exactly. और वो अभी काफी लोग उसको पढ़ेंगे। तो सर वैसे तो बहुत ही सामाजिक टॉपिक्स पर बहुत ही ऐसे मुझे मिले और एक और मुझे ये मिला जो कि इन अ वे मुझे फनी भी लगा। तो ये है कि भाइयों और बहनों इसे खरीदो, सस्ता अच्छा और टिकाऊ, पहली दफा बाजार में बिकाऊ, दोस्तों का दोस्त दुश्मनों का दुश्मन, आपका और सिर्फ आपका अंशुमन। ये किताब को बेचने के इरादे से लिखा गया था या खुद को बेचने के? हास्य व्यंग की रचना है और आगे चल के मैं थोड़ा व्यंग लिखने के तरफ भी जाऊंगा, क्योंकि मेरे जो एक प्रेरणा रहे हैं मनोहर श्याम जोशी जी, वो भी काफी व्यंग लिखते थे। तो वैसे मुझे व्यंग लिखने से मना किया गया, रोका गया है कि आप तो व्यंग लिखते हो, आप लिख देते हो या तो सच हो जाता है या लोग उसको सच मान लेते हैं और आइडिया लेते हैं कि ऐसा भी किया जा सकता है। और मुझे लगता है कि इस चीज पर आपकी इमेज एज अ राइटर क्या रही है वो उस पर भी फर्क पड़ता है, क्योंकि अगर कभी आप जैसे राइटर जो कि बहुत सोशली टॉपिक्स पर इतना अवेयर लिखते हैं, अगर वो किसी चीज को फनी बना करके, किसी सीरियस चीज को अगर फनी बना करके सामने लाए तो ये हो सकता है कि लोग उसको सच मान लें। जी। और मुझे किसी ने ये भी बताया है कि व्यंग क्यों लिखते हो, व्यंग सब संविधान में नहीं है और आप फिर भी लिख रहे हो। मैंने कहा संविधान में मीडिया भी नहीं है और तब भी मीडिया है जो। बिल्कुल बिल्कुल।
इसके अलावा सर आपकी अगर मैं बात करूं, आपकी हमने किताबों की एक सीरीज की बात की है, अगर आप अपनी सीरीज के बारे में हमें कुछ बताएंगे, कौन सी किताब हम लोग कब रेफर कर सकते हैं, अगर अपनी सीरीज के बारे में हमें थोड़ा बताएं। और एज अ राइटर, क्योंकि हमने शाहकार देखा आपका, शहर में शायर का शाहकार, इसके अलावा एज अ राइटर आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? तक है शहर में शायर 2017 में प्रकाशित हुई थी जी। और अयन प्रकाशन दिल्ली से प्रकाशित हुई थी और नई दिल्ली में विश्व पुस्तक मेले में उसका लोकार्पण किया गया था। और उसके बाद शहर में शायर की शादी तो एक यॉरकोट ऐप है, उससे मैंने प्रकाशित कराई थी, एक कॉफी टेबल बुक है। जी जी जी। और वो भी आप यॉरकोट के जो है लाइब्रेरी में उपलब्ध है, यॉरकोट से आप परचेज कर सकते हैं, उनके मार्केट प्लेस से, बुक प्लेस से, जो उनकी वेबसाइट है या उनकी ऐप है। और इसके बाद जो शहर में शायर की शादी की सालगिरह है, ये अभी अमेज़न पे उपलब्ध है और इसका एक लिंक भी दिया हुआ है, मतलब एक बुक मार्क है इसमें। एक मैं मैगजीन अभी जो लोग आए हैं उनको मैं देना चाहूंगा मैगजीन, और इसमें लिंक, इसमें बुक मार्क है जिसमें लिंक है। जी जी जी। हाँ, तो उसके तहत वो उसको परचेज कर सकते हैं। और बाकी ये मैगजीन तो जो लोग आज इच्छुक हैं और आए हैं उनको मैं देना चाहूंगा अपनी ओर से। जी। सर, और फ्यूचर में मतलब अब शाहकार हमें देखने को मिल गया है, तो आपका क्या आगे का क्या प्लान है? फ्यूचर में अब थोड़ा पोएट्री से मैं मतलब लिखना तो नहीं, उसको तो चलता रहेगा लिखना, उस पर मेरा भी वश नहीं है, पर मैं एक नॉन फिक्शन एक बुक पे काम कर रहा हूँ, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी काम कर रहा हूँ। और उसके बाद मैं कुछ व्यंग लिखना चाहूंगा। तो अभी तो इसीलिए मैं पुराने को प्रकाशित करके उससे निपटा देता हूँ, ताकि मैं आगे मैं रुकूं ना। अगर मैं उसी को रुका रहूं कि उसके प्रचार प्रसार में या कितनी प्रतियां बिकी या क्या हुआ उसका, तो जो आपकी जो लेखन की यात्रा है वो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं रुक जाती है। अच्छा सर, बीइंग अ इंडिपेंडेंट राइटर, अगर आप इंडिपेंडेंट राइटर हैं तो सर क्या जो मार्केटिंग का एरिया है, क्योंकि बहुत सारे लोग इस इंडिपेंडेंट राइटर वाली चीज़ को लेकर के थोड़ा वो रहते हैं, तो जो भी पूरा एक प्रोसेस होता है प्रकाशन का, और उसके अलावा जो उसके बाद का प्रोसेस होता है, उससे डील करना कितना मुश्किल होता है, पहला क्वेश्चन ये है। और दूसरा ये है कि ऐसी चीज़ें अगर मतलब होती हैं तो क्या लेखन पर भी उतना ध्यान रहता है उस टाइम पर, उस पूरे दौर में? देखिए, जैसा अब तो मैंने जो भी अपनी किताबें पब्लिश कराई हैं वो सेल्फ पब्लिश कराई हैं, मैंने किसी बड़े बैनर के से पब्लिश नहीं कराई, क्योंकि मेरा कोई उनसे ना वहाँ पे कोई प्रोसेस एक वैसा एक कोई स्ट्रीमलाइन प्रोसेस है, कोई ट्रांसपेरेंट जिसके तहत आप उनसे पहुंच सकते हैं, ना मेरा ऐसा कोई रेफरेंस था। और मुझे अपने लेखन पे विश्वास था और मुझे इस पे कोई एडिटिंग मुझे नहीं चाहिए थी, तो मैंने खुद प्रकाशित कराई। दूसरा, जैसे मैं एक गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ, पब्लिक सर्वेंट हूँ, तो बहुत सारी लिमिटेशंस हैं मेरे ऊपर, इसलिए मैं एक उसको तब तक उसको फुल स्केल में नहीं कर सकता। कुछ लोग करते हैं, पता नहीं वो उनके रूल डिफरेंट होंगे, अपना प्रचार प्रसार भी वो करते हैं और सोशल मीडिया पे भी काफी एक्टिव हैं और अपना जो है वो ऑफिस का काम भी मैनेज कर लेते हैं किसी तरह से। पर मुझे लगता है कि जब मैं लेखन के रूप में जो है अगर उसको फुल टाइम देना चाहूंगा तो मैं तो नौकरी साथ में नहीं कर पाऊंगा। तो भी जब भी वो समय आएगा, मुझे नहीं पता कब आएगा, वो समय आएगा कि नहीं, पर ये है कि दोनों साथ साथ बड़ा मुश्किल है। कुछ लोग मैनेज करते हैं, पर मैं तो पूरा उसको देना चाहूंगा जब मुझे ऐसा लगेगा कि इस पे ज्यादा फोकस करना चाहिए। तो क्या सर हमें आगे कहानी संग्रह जैसी या फिर ऐसा उपन्यास जैसा कुछ मिल सकता है? कहानी और उपन्यास तो नहीं, जैसा मैंने आपको कहा, एक मैं नॉन फिक्शन एक पे काम कर रहा हूँ, जो भारत के जो अभी आप जैसे अमृत काल जैसा चल रहा है और हम विकसित भारत की ओर जा रहे हैं, ऐसा हमने प्रण लिया है, पर हम कार्य ऐसे कर रहे हैं कि विकसित की जगह विक्षिप्त भारत बन सकता है। तो उसके लिए हमको देखना, उस पर मैं काम कर रहा हूँ। दूसरा एक व्यंग, उसके बाद व्यंग मैंने काफी अभी रोका हुआ है, क्योंकि अभी मैंने बहुत ही अपनी कलम पे जो है वो बहुत ही उसको रिस्ट्रेन के साथ यूज किया है। अभी मैंने खुल के अभी लिखा नहीं है, बहुत रिस्ट्रेन के साथ और बहुत इशारों में लिखा है। और फिर भी अगर जो है मुझे लगेगा कि अभी और विस्तृत करना पड़ेगा तो व्यंग का भी एक इस्तेमाल करना पड़ेगा। जी, पास कुछ क्या ये पॉसिबिलिटी है कि इन फ्यूचर हमें आपकी कोई एकदम सिर्फ इंग्लिश की बुक ही? हाँ, बिल्कुल। मैंने इंग्लिश में भी गजल लिखने का प्रयास किया है। आगा शाहिद अली हैं, उन्होंने एक इंग्लिश में गजल संग्रह प्रकाशित भी किया है।
और इंग्लिश में मैं लिख रहा हूँ, पर वो है कि संकलित करने में और इतना लिखने में थोड़ा समय लगता है, तो कई बार 10 साल भी लग सकते हैं उसको आने में, तो मैं कह नहीं सकता कब तक आएगा वो। और कुछ कुछ मैं छोटा छोटा सुनाता रहता हूँ, आपने जो भी लगता है आपको, कि जिनको लगता है कि संविधान खतरे में है, उनसे कहो ये कि उनकी जान खतरे में है। वाह वाह, क्या बात है। अब विशाल की क्या मिसाल, ये बिछड़ने का दौर है, ये विकास तो है ही बकवास, ये पिछड़ने का दौर है। क्या बात है। अपने सत्ता सुख के संधान के लिए ये भारत के 2 और टुकड़े कराएंगे, लगा के संवैधानिक संस्थाओं की साख पे बट्टा, लगा के संवैधानिक संस्थाओं की साख पे बट्टा, सदन में उसी संविधान की प्रतियां लहराएंगे। क्या बात है। और बंबई बम धमाकों के 12 आरोपी, बंबई बम धमाकों के 12 आरोपी बाकायदा बाइज्जत बरी हो जाएंगे। क्या बात है। ये बिल्कुल सत्य घटनाओं से प्रेरित है, आप इसको चेक भी कर सकते हैं। हाँ। हत्यारे की हितों की रक्षा हेतु हम, हत्यारे के हितों की रक्षा हेतु हम मूवी की रिलीज पर रोक लगाएंगे। क्या बात है। कि बारी बरसी से एक जर्सी खटके लाएंगे, बारी बरसी से एक जर्सी खटके लाएंगे, हम बटेंगे और कटेंगे उस पे लिखाएंगे। क्या बात। कि वीडियो वायरल होगा कत्ल का, फिर भी हाँ। कातिलों को सजा नहीं दिलवा पाएंगे। क्या बात। ऐसे बहुत सारे हैं, और इसको मैंने इस फॉर्म में भी लिखा है कि मतलब मैगजीन के फॉर्म में भी, कि पता नहीं कब पुस्तक प्रकाशित होगी और 10 साल लगे, 20 साल लगे, और पर जो आज के जो समसामयिक विषय चल रहे हैं, ऐसा नहीं कि तब ये नहीं रहेंगे, जी जी जी। पर अभी थोड़ा इनका और जरूरी है कि इस पीढ़ी को समझना और आज इनका बयान करना जरूरी है। तो इसके बाकी और तो आप पढ़ सकते हैं। हाँ जी। हाँ, तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जो हमारे जितने भी ऑडियंस लोग आज हमारे आए हैं, उनके लिए सर की तरफ से एक छोटा सा तोहफा है। तो आप आए, सर से मिलें और उनकी जो नई मैगजीन है, जिस पे कि आज हमने इतना डिस्कशन किया, इतनी बात की, तो अगर आपको भी इनसे कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। किसी के पास अगर कुछ भी प्रश्न हो, कुछ भी पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। उसके अलावा आपके लिए सर की तरफ से एक छोटा सा तोहफा है, उसको लेकर के, और उस पे आप सर का साइन भी ले सकते हैं, लेकर के फिर आप